देखिए ये हमारा लेक्चर नंबर आपके पास कौन सा होगा, ये 10 होगा लेक्चर नंबर, क्योंकि 8 9 मैंने कल आपको कराए थे। ये आपका लेक्चर 10 होगा। और कल जो हमने कराए थे, 2 लेक्चर कराए थे, 8 और 9। ठीक है, 9 लेक्चर आपका यहाँ से है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 9 लेक्चर आपको कहाँ से करना पड़ेगा। वित्तीय बाजार से ये आपका 9 लेक्चर होगा। वित्तीय यहाँ 8 पड़ा हुआ है। अच्छा, यही हमने कल समझाया ना। देखो हमने कल जो दूसरा लेक्चर है वो कहाँ से कराया था, कैपिटल मार्केट से या मुद्रा से कराया था। ये आपका लेक्चर नंबर 9 था। ये लेक्चर नंबर 9 था। और ये हमारा जो अब आपके पास होगा ये लेक्चर हाँ, इसी को कराना है। ठीक है, लेकिन कल 2 वीडियो रिकॉर्ड किए थे ना हमने। चलो कोई बात नहीं, वो मैंने लेक्चर 9 और 10 डाल दिया है उस पर, जो मतलब अपलोड किया है। कोई बात नहीं, आप अपने उस हिसाब से कर लेना। देखो हम मुद्रा को पढ़ रहे थे, मुद्रा को। 1 मिनट हो जाइए। आज हम पढ़ेंगे मतलब मुद्रा के बारे में। कल भी थोड़ा सा इसके बारे में था। मुद्रा के बारे में हम जानेंगे लेक्चर नंबर 9 कि मुद्रा क्या है आपके पास। देखो ये लेक्चर नंबर 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आपके जो वीडियो अपलोड हुए हैं आपके ग्रुप में, उसमें लेक्चर नंबर 9 सेकंड वाला लेक्चर है। ये उसमें लेक्चर नंबर 10, वो एक लेक्चर आगे चलेगा, ये ध्यान कर लेना। ठीक है, अभी जो मैं आपको समझाऊंगा ये वहाँ मैं लेक्चर 10 करके अपलोड करूँगा। कभी आप ये सोचो कि ये लेक्चर 9 है और वहाँ लेक्चर 10 है। ठीक है नहीं, इसलिए आप ध्यान कर लेना। तो ये आपके पास आज हम मुद्रा को जानेंगे। मुद्रा में यह लेक्चर ख़त्म ही कर देते हैं, हम वीडियो के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेक्चर ख़त्म ही कर दीजिए। और ऊपर भी वीडियो में जो लेक्चर पड़े हुए हैं वही आपके लेक्चर होंगे। यहाँ हम टॉपिक को आधार बनाएंगे। तो अनीस, आप रिवीजन करके आए थे आज? क्यों भाई? आदमी का जब वो कहते हैं ना कि आदमी खुद गलती करता है तो बोलता नहीं है, चुप चुप रहता है। रिवीजन करके आए थे? देखो मुद्रा क्या है आपके पास। हाँ, वो तो नशा हो ही जाता है खाना खा के। जब हम मैं बिना मेहनत, देखो आज हम मुद्रा के बारे में, कल भी हमने मुद्रा के बारे में थोड़ा जाना था, लेकिन एक बार थोड़ा सा 5 मिनट फिर इस पर प्रकाश डाल देते हैं, क्योंकि हमें आगे टॉपिक से जोड़ना है। मुद्रा क्या चीज़ होती है कि मुद्रा जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार है। यानी कोई भी देश है, उसकी जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं मुद्रा का प्रयोग होता है और वो मुद्रा पे आधारित होती हैं। आप कोई भी सामान खरीदोगे, कोई भी सामान बेचोगे, तो वहाँ मुद्रा का या मनी का यूज़ जरूर होगा। तो किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार होती है, मतलब अर्थव्यवस्था का। वस्तु और सेवाओं का जो हम विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं वस्तु और सेवाओं को, कि आप जाते हो किसी दुकानदार के पास, उसे पैसे देते हो और उससे सामान ले आते हो, तो ये विनिमय का भी एक माध्यम है मुद्रा। फिर आपके पास ये व्यक्ति की क्रय शक्ति में संचय करती है, यानी व्यक्ति की जो क्रय करने की शक्ति है उससे बढ़ाती है। जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं उनकी क्रय शक्ति ज़्यादा होती है, और जिन लोगों के पास पैसे कम होते हैं उन लोगों की क्रय शक्ति कम होती है। ऋण चुकाने में प्रयोग किया जा सकता है मुद्रा आपके पास। इसका प्रयोग ऋण चुकाने के लिए भी किया जा सकता है। अगर आपने किसी से कोई वस्तु उधार ली है और आपके पास वस्तु नहीं है, तो आप उसका मुद्रा में जो मूल्य है वो दे सकते हो। ठीक है नहीं, या आपने किसी से ऋण लिया है तो मुद्रा के माध्यम से आप उसका ऋण चुका सकते हो। तो अगर मुद्रा की डेफिनेशन आपसे पूछा जाए कि मुद्रा क्या है, मुद्रा के बारे में बताना है, तो आप लिखोगे कि मुद्रा किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार होती है,
यह वस्तु और सेवाओं के विनिमय का माध्यम है तथा यह व्यक्ति की क्रय शक्ति का संचय कर उसकी ऋण चुकाने, मतलब इसका प्रयोग व्यक्ति की क्रय शक्ति का संचय करने और ऋण चुकाने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है नहीं, तो ये मुद्रा हो गई आपके पास। अब बात आती है कि मुद्रा के कार्य क्या हैं, क्या क्या मुद्रा कार्य कर सकती है। तो पहला तो कार्य यानी फंक्शनिंग जो है मनी की, वो क्या है, तो पहला तो कार्य ये है कि मुद्रा मूल्य का मापक है। यानी कोई भी वस्तु है, अगर उसका मूल्य आपको मापना है तो किस में मापते हो आप, मुद्रा में मापते हो। कि कोई वस्तु मतलब इतने रुपए की है, कोई इतने रुपए की है। दूसरा ये विनिमय का माध्यम है, यानी कि वस्तु का जो हम लेना देना करते हैं वो कहीं ना कहीं मुद्रा के हिसाब से करते हैं, मुद्रा में ही बस हम मापते हैं और कोई भी वस्तु लाते हैं उसके पैसे हम चुकाते हैं, तो विनिमय का भी माध्यम है। फिर हमारे जो स्थगित भुगतान हैं उनकी माप है, यानी जो आप भुगतान नहीं कर पाए, भविष्य में आपने टाल दिया है, तो उन भुगतानों को जो आप करोगे भविष्य में, वो कहीं ना कहीं उनका जो मापन है, उनका जो एक वो लगाया जाएगा कि कितने पैसे देने हैं कितने पैसे नहीं देने, वो मुद्रा में ही आपके पास आकलन किया जाएगा उनका। ठीक है नहीं, जैसा मान लो आपको किसी को 5 कुंटल गेहूँ देने थे, आप नहीं दे पाए, तो आप कह दोगे उससे कि हम यार भविष्य में आपको गेहूँ दे देंगे, तो वो आपसे ये कह सकता है कि भाई आपको 5 कुंटल गेहूँ देने हैं, और नहीं तो जो गेहूँ का कीमत बैठेगी 5 कुंटल की, इतने पैसे हमें दे देने हैं। ठीक है नहीं, तो भविष्य के भुगतानों की माप जो है वो भी मुद्रा के आधार पर की जाती है। मूल्य का संचय है, मूल्य का संचय का मतलब है कि धन का संचय, कि मुद्रा को मूल्य की इकाई और भुगतान का माध्यम जब मान लिया जाता है, तो इससे क्या होता है, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, तो मूल्य का संचय करती है उसके, यानी कि मुद्रा है विनिमय का माध्यम। अब मूल्य का संचय का मतलब इकट्ठा करना, संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो उन लोगों के पास उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, खरीदने की क्षमता बढ़ती है, उनके पास जो है एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसके पास मूल्य का संचय है, मतलब इसके पास क्रय शक्ति की क्षमता ज़्यादा है। तो क्रय शक्ति की क्षमता का मतलब ही ये मूल्य का संचय है एक प्रकार से। मूल्य का संचय का मतलब आपके पास बहुत सारे मूल्य है, मूल्य का मतलब एक प्रकार से धन सही है। ठीक है नहीं, तो ये धन के संचय का भी माध्यम है, या ये कह देंगे व्यक्ति की क्रय शक्ति बढ़ाने का भी माध्यम है। ठीक है, उसके बाद मूल्य हस्तांतरण का कार्य करती है। हस्तांतरण का कार्य का मतलब कोई व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति बेचना चाहता है, मान लो सपोज करो कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचना चाहता है, तो वो अपनी संपत्ति को मुद्रा में बेचकर अन्य कहीं दूसरी जगह संपत्ति ले सकता है। तो मूल्य का हस्तांतरण हो गया नहीं हो गया, यह मकान था हमारा, हमने इसे बेचा और दूसरी जगह जाकर मकान ले लिया, तो मूल्य का हस्तांतरण हो गया, यानी यहाँ से मूल्य कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है नहीं, तो मूल्य का हस्तांतरण भी आपके पास मुद्रा के माध्यम से होता है। फिर साख का आधार भी है। साख का आधार क्यों है, क्योंकि बैंकों के पास मुद्रा है तभी बैंक लोगों को ऋण देती हैं, साख का मतलब ऋण से है। ठीक है नहीं, तभी वो बैंकों को ऋण भी देती हैं। तो बैंक जो है लोगों को ऋण देती हैं, कितने देती हैं, मुद्रा में, कि 5 लाख रुपए का आप पर ऋण है, तो बताएंगे कितने लाख रुपए का, 5 लाख रुपए। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ, यहाँ तक किसी कोई डाउट, ये जो मैंने बैकग्राउंड ये क्लियर किया है जो हम कल भी पढ़ा चुके थे, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार क्या क्या हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा नॉर्मली जान लेते हैं मुद्रा के प्रकार को, कितने प्रकार की होती है, और फिर हम उसे 1 बाय 1 जानेंगे। जैसे पहला होता है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है, वैध मुद्रा, यानी वह मुद्रा जिसे किसी देश की सरकार की मान्यता प्राप्त होती है और कोई भी व्यक्ति अपने ऋण बकाया जो है उस मुद्रा में चुका सकता है, और ऐसी मुद्रा को कोई व्यक्ति लेने से मना भी नहीं कर सकता। ठीक है नहीं, तो उसे बोलते हैं लीगल टेंडर। उसके बाद आता है टोकन मनी। टोकन मनी क्या होता है, ये सांकेतिक मुद्रा होती है, हम ये अभी अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हम केवल प्रकार यहाँ लिखे हुए हैं तो उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं। तो टोकन मनी सांकेतिक मुद्रा होती है। उसके बाद आपका आता है
स्टैंडर्ड मनी, ये प्रमाणिक मुद्रा है, यानी कि प्रमाणित किसी भी सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्लास्टिक मनी आता है। प्लास्टिक मनी जैसा आपका एटीएम कार्ड वगैरह है, ये सब प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आते हैं। हॉट मनी, हॉट मनी होती है गर्म मुद्रा, यानी जिस मुद्रा की ज़्यादा डिमांड होती है, जो मुद्रा ज़्यादा तरलता होती है जिस मुद्रा की, उसी को कहते हैं हॉट मनी, ठीक है नहीं। इसमें क्या नाम से यह है कि हॉट मनी, तो हॉट मनी का मतलब ये है कि वित्तीय बाजार में इसके शीघ्र पलायन की मतलब एक प्रकार से संभावनाएं होती हैं। जैसे आपके पास कोई इस समय कभी डॉलर की कीमत बढ़ जाए, तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसे हॉट मनी कह देंगे, क्योंकि वित्त बाजार में एकदम वो एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से जा सकता है। ऐसा नहीं कि डॉलर कोई लेकर जाएगा, मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है एक स्थान से जल्दी। मतलब जब डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ मार्केट में भी जो एक्सपोर्ट करते हैं लोग या इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उन्हें डॉलर चाहिए होता है, तो वो एकदम डॉलर को खरीद ले लेंगे लोगों से, ठीक है। तो हॉट करेंसी एक प्रकार से ये मतलब कह सकते हैं हम, पढ़ेंगे इसे सही से अपने अच्छे से, कि जहाँ पर आपके पास मुद्रा का शीघ्र पलायन हो, वहाँ हॉट करेंसी होती है। फिर एक होता है हार्ड करेंसी, एक होता है सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी वो होती है जो मुद्रा मिलनी दुर्लभ होती है, यानी जिस मुद्रा तक लोगों की पहुंच जो है वो आसानी से नहीं होती। जैसे मान लो डॉलर की डिमांड बढ़ गई, अब डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो मार्केट में डॉलर कम हो गया, कम हो गया तो हर व्यक्ति डॉलर को फिर नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, कि डिमांड ज़्यादा है। एक होता है सॉफ्ट मनी जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, यानी वह मुद्रा जो बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है उसे सॉफ्ट मनी बोलते हैं। एक आता है ऑपरेशनल और एक आता है क्रेडिट मनी। ऑपरेशन जो मनी होती है वो ऐच्छिक मनी होती है, ठीक है नहीं, स्वैच्छिक, इच्छा पर निर्भर करती है। और क्रेडिट मनी जो होती है वो शाख होती है, एक प्रकार से ऋण ऋण होता है, ठीक है नहीं। ये ऋण शाख का मतलब, क्रेडिट का मतलब ऋण आपसे, शाख से। हम पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को अभी। अभी आप केवल नाम सुन लीजिए। एक होता है नियर मनी, नज़दीकी मुद्रा। एक होता है क्वेश्चन मनी, यानी कि जो आपके पास नाम ही इसका क्वेश्चन मनी है, ठीक है नहीं। और इसे पढ़ेंगे अभी सारी चीज़ों को। मैं अभी यहाँ सोच रहा हूँ कि ज़्यादा डिस्क्राइब का मतलब नहीं बनता जब हम पढ़नी है वन बाई वन। एक मेटेलिक मनी होता है, धातु मुद्रा, और एक कागजी मुद्रा होती है। धातु मुद्रा यही जो आप गिल्टी के रुपए यूज करते हो, और कागजी मुद्रा वो जो आपका 100 रुपये का नोट है, और ये सारी चीज़ें। अब हम इन्हें बाई वन बाई मतलब वन बाई वन पढ़ते हैं। देखो लीगल टेंडर क्या होता है। ये वह मुद्रा होती है जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। किसी भी देश की सरकार से जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है उसे बोलते हैं लीगल टेंडर। ये हम जो भी वस्तु खरीदते हैं बेचते हैं, वस्तु विनिमय का ये माध्यम भी होती है और शाख का आधार भी है। यानी जो भी बैंक आपके पास पैसे देंगे वो इसी मुद्रा में आपके पास देंगे। क्यों? क्योंकि ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो ऐसी मुद्रा को हम बोलते हैं लीगल टेंडर, ठीक है नहीं। जैसे आपके हमारे देश की मुद्रा है रुपया, तो ये लीगल टेंडर है एक प्रकार से, क्योंकि भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है इसे, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा आपका मुद्रा में दूसरा रूप होता है टोकन मनी। टोकन मनी क्या होती है भैया आपके पास? टोकन मनी ये होती है कि मुद्रा का वह रूप जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य, यानी जो धातु है वो उसके अंकित मूल्य से कम होता है। यानी रुपए का आपने 5 रुपये का नोट देखा, 5 का गिल्टी का नोट, तो उसमें जो धातु लगी हुई है, ठीक है नहीं, उसका मूल्य और उसके ऊपर जो छपा हुआ है 5 रुपये, उन दोनों मतलब उसका मूल्य, तो धात्विक मूल्य जो है वो उस पर अंकित जो छपा हुआ मूल्य है उससे कम होता है। यानी कि जो गिल्टी का नोट है 5 का, तो उसकी जो धातु लगी हुई है वो तो 2 रुपये की लगी हुई है, और उस पर छपा हुआ क्या है 5 रुपये। तो ये जो अंकित मूल्य है 5 रुपये, ये धातु मूल्य से ज़्यादा है। तो ऐसी मुद्रा को बोलते हैं टोकन मनी, जहाँ पर धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड मनी। स्टैंडर्ड मनी क्या होती है? सिक्कों का वास्तविक व अंकित मूल्य समान होता है। यानी जो भी उसमें धातु लगी हुई है, ठीक है, उसका मूल्य, और जो उस पर छपा हुआ है उसका मूल्य, दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो उस मनी को बोला जाता है स्टैंडर्ड मनी, ठीक है नहीं।
और इसमें मुझे लगता है छूटा हुआ भी है कुछ, तो ये कंप्लीट कर लीजिए, क्या छूटा हुआ है मैं देख, 1 मिनट रुक जाइए। उसे प्रमाणिक मुद्रा बोलते हैं, वह प्रमाणिक मुद्रा कहलाती है। बस स्टैंडर्ड मनी का मतलब प्रमाणिक, प्रमाणिक, प्रमाणिक मुद्रा कहलाती है। ठीक है। उसके बाद एक आता है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होती है कि जो विभिन्न बैंकें हैं या वित्तीय संस्थान हैं या फिर अन्य कोई कंपनी हैं, जो भी आपके पास कंपनी द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, ठीक है नहीं, आप लोग एटीएम जो यूज़ करते हो कैसा कार्ड होता है, वो डेबिट कार्ड होता है, ठीक है नहीं। और जो जिन लोगों का आपके पास ठीक ठाक सैलरी होती है उनका बैंक क्रेडिट कार्ड बनाता है कि अगर आप पे पैसे भी नहीं है तो आप उस कार्ड से खरीदारी कर सकते हो और एक टाइम के बाद आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे उस बैंक को, तो वो क्रेडिट कार्ड होता है। तो ये क्रेडिट कार्ड उनका भी बन जाता है, मतलब अकाउंट में ठीक ठाक पैसे जिनके होते हैं, ठीक है नहीं। हर व्यक्ति का क्रेडिट कार्ड नहीं बनता, जिनकी सैलरी ठीक ठाक होती है या जिनके अकाउंटों में पैसे ठीक ठाक होते हैं उनका क्रेडिट कार्ड बनता है। जिनकी एक एक प्रकार से कह सकते हो मतलब जो उनकी बैंक बैंक का जो अकाउंट है वो ठीक ठाक काम कर रहा होता है, उसमें ठीक ठाक बैलेंस आता है, ठीक है नहीं। तो वो क्रेडिट कार्ड होता है, बैंक अपने हिसाब से वो ग्राहकों को दे देती हैं, उन्हें पता है कि जो ग्राहक इसका यूज़ कर सकता है, जिसके अकाउंट में ठीक ठाक पैसे रहते हैं, वो उसके लिए जारी कर देते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इन्हीं को प्लास्टिक मनी बोलते हैं। एक आता है नियर करेंसी। नियर करेंसी क्या होती है भाई, वह संपत्ति जिसे जल्दी ही मुद्रा में बदला जा सकता है। जैसा आपका सोना है, चांदी है, अगर आपको एकदम पैसे की ज़रूरत है, आप जाइए और बाज़ार में कोई भी सुनार वगैरह आपका सोना चांदी ले लेगा, या कोई भी मतलब एक आसानी से बिक जाते हैं ये। तो मुद्रा वह संपत्ति जो आसानी से मुद्रा में तब्दील हो सकती है उसे कहते हैं नियर करेंसी। सोना चांदी ये आपके एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है फिर हॉट मनी क्या होती है, ठीक है नहीं। तो हॉट मनी क्या होती है, वह मुद्रा जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है। जैसे शेयर बाजार में लगी हुई मुद्राएं, डॉलर है जैसे, यानी कि जो वित्तीय बाजार है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ये सब, जहाँ पर शीघ्र पलायन की इसमें मतलब प्रवृत्ति होती है, यानी कि एकदम ऊपर नीचे ऊपर हो जाती हैं, एकदम इनकी डिमांड नीचे हो जाती है, मतलब एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाएगी एकदम, यानी जो एक प्रकार से ऊपर नीचे होना है डिमांड का, वो इन मुद्राओं का ज़्यादा होता है। जैसे डॉलर, तो डॉलर में क्या होता है, या कभी डॉलर का आप देखते होगे डिमांड बढ़ जाती है, कभी डिमांड कम हो जाती है। ये एक प्रकार की जो करेंसी होती है ये मतलब ऊपर नीचे होती रहती है, तो ऐसी करेंसी को हॉट करेंसी कहते हैं, जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है। यानी कि एक व्यक्ति को लग रहा है, अगर मतलब तुम इन्वेस्टर हो, तुमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, आपको लग रहा है कि इस समय जो इस कंपनी का शेयर है, मान लो जियो का शेयर है, तो आपको लग रहा है कि ये जो जियो का शेयर है, या जियो शेयर की छोड़ो तुम, आप ये मान के चलिए कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट होता है। आपको लग रहा है कि मेरे इतने डॉलर हैं, यानी कि ये इस कंपनी के मैंने शेयर खरीदे हैं, ये $1000 के हैं। तो फिर आप जो ये शेयर मार्केट में वो करते हैं ना, ब्रोकर्स जो होते हैं, वो सब निगाह रखते हैं हर हर मतलब जो देश है उसके शेयर मार्केट पे। अब भारत में तो मान लो $1 की कीमत है 50 मतलब 80 रुपये, वहीं आपके पास $1 की कीमत ब्रिटेन में ज़्यादा मिल रही है। अगर हम वहाँ $1 की कीमत यहाँ 80 रुपये है, या ये समझ लिए यहाँ पर जो उसके शेयर हैं वो $100 के हैं, लेकिन उसी कंपनी के शेयर ब्रिटेन के बाज़ार में क्या हो गया, उसमें बढ़त हो गई, वहाँ जो शेयर हैं वो ज़्यादा पैसों के हैं, तो वो क्या काम करेगा, एकदम यहाँ से अपने शेयर को लेगा उधर बेच देगा, या फिर इधर जो उसने डॉलर में इन्वेस्टमेंट किया है वो एकदम उधर बेचेगा। तो डॉलर एक ऐसी करेंसी है उसमें ज़्यादातर इंटरनेशनल मतलब व्यापार होता है, तो सभी देशों को उसकी ज़रूरत भी होती है। तो इसलिए क्या होता है, जब सभी देशों को उसकी ज़रूरत होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, और जब डिमांड ज़्यादा होती है तो उसमें फिर मतलब पलायन की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। जो
इन्वेस्टर होते हैं वो देखते रहते हैं हर शेयर मार्केट में, अमेरिका के शेयर मार्केट को, या जहाँ डॉलर की कीमत ज़्यादा मिली उन्हें तब वहीं पे निकाल देते हैं, ठीक है नहीं। तो जिस मुद्रा में शीर्ष पलायन की प्रवृत्ति होती है, जहाँ जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जल्दी से ले जाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इस समय डॉलर जो है उसकी डिमांड हर देश में रहती है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जल्दी से एकदम ले जाया जा सकता है, एकदम इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इसलिए डॉलर जो है वो आपकी हॉट करेंसी में आ जाता है। समझ में आया? इसके बाद आता है हार्ड एंड सॉफ्ट करेंसी। हार्ड और सॉफ्ट करेंसी क्या होती है कि विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की मांग ज़्यादा, मतलब विश्व बाजार में मतलब किसी मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा अगर मांग ज़्यादा हो जाए, ठीक है नहीं, तो वो आपके पास क्या होती है? हार्ड करेंसी। विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाए, जैसे अमेरिका का डॉलर या ब्रिटिश पाउंड, इन्हें आपके पास हार्ड करेंसी कहा जाएगा। जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें अगर डॉलर की मतलब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए, किसी भी मुद्रा की अगर डिमांड बढ़ जाती है और मुद्रा की आपूर्ति के मुकाबले डिमांड ज़्यादा रहती है, तो उस मुद्रा को कहा जाता है हार्ड करेंसी, ठीक है नहीं। एक होता है सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी क्या होती है कि इसके विपरीत जिस देश की मुद्रा की अपेक्षा उसकी मांग कम हो जाए, ठीक है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और वो आसानी से उपलब्ध भी होती है, तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। ये यहाँ वहाँ से ही आप देखते हो जो कंप्यूटर होता है उसमें हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी होती है। तो हार्ड कॉपी क्या होती है? जो मेन बुक होती है आपकी, और सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो मतलब फोटो निकल कर आता है, प्रिंट निकल कर आता है, उसे सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। वो आसानी से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी निकाल सकता है। लेकिन जो कॉपी होगी आपकी वो ऐसे नहीं जाएगी, उसके लिए व्यक्ति को वहाँ जाना पड़ेगा या भौतिक रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे पास ये बुक है या मेरे पास मेरे नोट्स हैं, अब मैंने नोट्स अगर वेबसाइट पर डाल रखे हैं या नेट पर डाल रखे हैं तो आप उसे की सॉफ्ट कॉपी तो निकाल लोगे, फोटो कॉपी, लेकिन हार्ड कॉपी वो जब भी मिलेगी आपको जब आप फिजिकली रूप से प्रेजेंट होगे, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो वहीं से एक कंसेप्ट है हार्ड करेंसी का। हार्ड करेंसी का मतलब जो मुश्किल से मिले, ठीक है नहीं, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो जाए आपूर्ति की अपेक्षा, तो हार्ड हो गई। जिसकी आपूर्ति की अपेक्षा डिमांड कम है वो सॉफ्ट हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात चल रही है ये सारी, ठीक है। उसके बाद आता है कॉशन मनी, ठीक है नहीं। ये क्या होती है? किसी भी संविदा और दायित्व को पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पर मांगे जाने वाली राशि को कॉशन मनी बोलते हैं। यानी कि आपने मान लो किसी के साथ समझौता किया है, तो आप ये कहते हो भैया मुझे बयाना दे दीजिए। जो बयाना होता है ना, बयाना जिसे आप कहते हो, आप जब कोई भी एग्रीमेंट करते हो किसी के साथ व्यापार का, तो आप एक राशि मांगते हो, नहीं मांगते हो उससे कि भाई इतने पहले हमें दे जाइए, फिर जब तुम सामान लेना होगे बाकी पैसे जब दे देना, कहते हो नहीं कहते हो। तो कोई कोई भी संविदा है या समझौता है या कोई भी दायित्व है, उसे पूर्ण करने के लिए जमानत के रूप में जो मांगी गई राशि होती है उसी को कहते हैं कॉशन मनी, ठीक है नहीं। जैसे मान लो आप अपने खेत में पेड़ बेच रहे हो, तो आप क्या कहोगे पेड़ों वालों से कि भाई ऐसा है मुझे दे जाइए कुछ पैसे, और जिस दिन बाकी और दे देना जिस दिन आप पेड़ काटने के लिए आए। तो आपको उन्होंने जो पैसे दिए, ठीक है ना, गारंटी के तौर पे कि हाँ ठीक है पेड़ हमारे हो गए हम ले जाएंगे, उसी को कॉशन मनी बोला जाता है, ठीक। फिर आता है धातु मुद्रा। धातु मुद्रा क्या होती है? मेटेलिक मनी। हाँ, लिमिट टाइम तक ही जो दायित्व होता है वो एक लिमिट टाइम तक ही तो होता है कि हाँ फला डेट में हम आ जाएंगे, ठीक है नहीं। एक होता है मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी क्या होता है? धातु से बनी हुई जो मुद्रा होती है उसी को, मेटल से बनी हुई जो मुद्रा हो मेटेलिक मनी हो गई। इस मुद्रा में जो फेस वैल्यू होती है, बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी सन्निहित होता है। यानी कि जो मेटेलिक मनी होती है उसमें जो जिसकी धातु बनी है वो मूल्य, और उस पर जो लिखा हुआ है वो मूल्य, दोनों होते हैं, ठीक है नहीं। तो जो मुद्रा धातु से बनी है वो मेटेलिक मनी हो गई। एक होता है कागजी मुद्रा, पेपर मनी। तो यह विशेष किस्म के कागज पर लिखित प्रतिज्ञा पत्र होता है। तो यहाँ आप देखते होगे 100 रुपये पे क्या लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ या वायदा करता हूँ।
और भारत सरकार का जो गवर्नर होता है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है नोटों के लिए, वो उसके सिग्नेचर होते हैं, उसके गवर्नर के, ठीक है नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो इसका मतलब वो क्या है, एक प्रतिज्ञा पत्र है सरकार की ओर से कि 100 रुपये देने का वायदा करता है, तो इसलिए उसे मान्यता है सरकार की, ठीक है। अगर आपके पैसे 100 रुपये का जो नोट है अगर कोई भी नहीं लेगा तो सरकार तो उसे लेगी लेगी, रिजर्व बैंक या अन्य जो बैंक हैं वो तो लेंगे उसे। तो जो विशिष्ट प्रकार का पेपर होता है, अच्छी किस्म का पेपर होता है, जो जिस पर एक प्रतिज्ञा लिखी होती है कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वायदा करता हूँ, ये प्रतिज्ञा है, ठीक है नहीं। और जिस पर केंद्रीय बैंक या सरकार धारक को अंकित राशि देने का वचन देती है, यानी ये जो प्रतिज्ञा होती है ये तो या तो उस देश की केंद्रीय बैंक के ओर से होती है या फिर सरकार की ओर से होती है। और सरकार वचन देती है, केंद्रीय बैंक वचन देती है कि हम धारक को इतने पैसे देने के का वायदा करते हैं, तो उसी को बोला जाता है पेपर मनी। उसके बाद आता है एक ऑप्शनल मनी क्या होती है या क्रेडिट मनी क्या होती है। तो वह मुद्रा जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना अथवा न करना पूर्णतः भुगतानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी कि आप किसी से, मान लो आपने किसी को कोई वस्तु बेची, तो आपको वो जो मुद्रा दे रहा है व्यक्ति, तो आपकी वो इच्छा पर निर्भर है कि आप उस मुद्रा को लेना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे, ठीक है नहीं। ऑप्शन के रूप में वो आपसे कहेगा कि आपको रुपया लेना है तो रुपया ले लीजिए, और आपको डॉलर लेना है तो डॉलर ले लीजिए, आपको ऑप्शन देगा। तो वो आपकी इच्छा पे आप रुपया लेना चाहो या डॉलर लेना चाहो। तो मुद्रा का वह रूप जो भुगतान के रूप में स्वीकार करना, जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना या अस्वीकार करना, वो भुगतान जिसे मिल रहा है भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो रुपए में लेना चाहता है भुगतान या डॉलर में लेना। इस मुद्रा को भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए वो वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। वो मना भी कर सकता है कि भाई मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे डॉलर चाहिए। लेकिन अगर आप किसी दुकान पे वैसे जाओ और आप कहो कि लो भाई ये 100 रुपये पकड़िए, और वो मना करे मैं तो ना ले रहा 100 रुपये, तो फिर गड़बड़ है, वो कानून का उल्लंघन है, क्योंकि वो सरकार की मुद्रा है। तो इस मुद्रा में जो आपके पास ऑप्शनल मनी होती हैं या क्रेडिट मनी होती हैं, उस टाइप की मुद्रा में ऑप्शनल मनी में क्या आती है, हुंडी है, कोई प्रतिज्ञा पत्र है, कोई विनिमय पत्र है। विनिमय पत्र का मतलब ये सारे एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पत्र जारी होते हैं, ठीक है नहीं। तो वो मना भी कर सकता है, नहीं भाई मुझे को तो नगद चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक। लेकिन आपके पास उसी को ऑप्शनल मनी कहते हैं, वो दूसरी मुद्रा मांग सकता है या इन्हें मना कर सकता है। लेकिन जो सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त है रुपया, उसे मना नहीं कर सकता वो लेने के, वो मना करेगा तो फिर गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल मनी में उसके पास ऑप्शन होता है कि वो किस में लेना चाहता है, रुपए में लेना चाहता है अपना जो भी पैसा है या डॉलर में। इस मुद्रा को साख मुद्रा अथवा बैंकिंग मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी न किसी साख पर चलती है, जैसे चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, हुंडी है, विनिमय पत्र है। तो इस टाइप की जो ऑप्शनल मनी होती है वो साख के रूप में चलती है। साख का मतलब वो व्यक्ति आपको पैसे नहीं दे रहा है लेकिन चेक काट कर दे रहा है, और चेक में नीचे अपने सिग्नेचर करता है, तो अब ये उसके अकाउंट में के आधार पर चलेगी आगे। आपको जो चेक मिलते हैं तो चेक जिसने सिग्नेचर किया, जिसने चेक काट कर दिया है, तो उसी पर तो निर्भर है। वो बैंक में अगर उसके अकाउंट में पैसे हैं तो जिस बैंक में का चेक है तो उस बैंक से आप लोगे, ठीक है। तो ये मुद्रा जो है साख मुद्रा, इस मुद्रा को साख मुद्रा या बैंकिंग मुद्रा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी न किसी की साख पर, साख का मतलब होता है एक प्रकार से जो भुगतान करने की क्षमता, वहाँ ऋण के रूप में यूज होता है। जब बैंक लोगों को कहते हैं ना, बैंक की साख सृजन क्षमता बढ़ती है, यानी साख देने की, ऋण देने की क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ साख जो है वो है आधारित को शो कर रहा है यहाँ पर। ये जो मुद्रा है वो किसी न किसी की साख पर या किसी की बात पर या किसी की एक प्रकार से इज्जत कह देते हैं कि यार, वो कहते हैं ना मेरी साख खराब हो गई, कि मेरी जितनी भी साख थी और इसने ऐसा काम किया है मेरे भाई ने, मेरी सारी साख खराब हो गई समाज में। तो ऐसे कहते हैं,
साख का मतलब रेपुटेशन से। जब बैंक के संदर्भ में ये यूज हो रही है टर्म तो होता है ऋण देने की क्षमता, ऋण एक प्रकार से साख सृजन क्षमता। लेकिन यहाँ पर जो ये साख वर्ड यूज हो रहा है, ये वर्ड यूज हो रहा है उस व्यक्ति का रेपुटेशन को लेकर, प्रभाव को लेकर, ठीक है नहीं। क्योंकि लिखा हुआ ना कि इसे साख मुद्रा भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यह किसी व्यक्ति या बैंक की साख पर निर्भर करता है या किसी न किसी की साख पर होता है। मान लो आपको किसी ने चेक काट के दे दिया और फला बैंक का दे दिया, अब ये उस बैंक की साख पर निर्भर करेगा, किसी न किसी की साख पर चलती है, क्योंकि यह किसी न किसी की साख पर चलती है। अब ये बैंक पर निर्भर करेगा, बैंक से आपको पैसे लेने हैं अभी, तो ये बैंक की साख पर निर्भर। अगर बैंक के पास पैसे हैं, बैंक के पास प्रभाव है उसका, या उसके पास प्रभाव कब होगा? जब उसके पास पैसे होंगे, तब वो आपको पैसे देगा, ठीक है। या फिर किसी, ये जो मुद्रा है किसी बैंक, लिखा हुआ ना किसी न किसी की साख पर चलती है। जैसे कोई चेक है या कोई बैंक ड्राफ्ट है या कोई किसी ने हुंडी, हुंडी भी एक ऋण पत्र होते हैं जिन्हें कंपनियां जारी करती हैं कि लो भाई ये आप ये ले जाइए और 10 दिन बाद आप इसे दिखा कर पेमेंट ले लीजिए। आप देखते होगे, देखो सिंपल एग्जाम्पल इसका ये है, आपने देखा होगा ये गन्ने फैक्ट्रियों में गन्ना डालते हैं, जो फैक्ट्रियों में गन्ना डालते हैं तो फैक्ट्रियों में क्या काम करते हैं, हाथों हाथ पेमेंट नहीं देते हैं, वो पर्ची काट कर दे देंगे आपको और लिख कर दे देंगे कि हाँ इतना गन्ना जमा हो गया, लिख देते हैं जमा। अब आप क्या काम करते हो, जब पेमेंट लेने जाते हो टाइम बता देंगे आपको, फला दिन आ जाना, आप पेमेंट लेने जाते हो तो उस पर्ची को दिखाते हो, ठीक है नहीं, वो आपकी पर्ची देखता है और आपको पेमेंट दे देता है। तो ये जो आपके पास मुद्रा है इसी को हम मुद्रा कहते हैं, ये वाली मुद्रा। कौन सी मनी है ये? ऑप्शनल मनी। मतलब ऑप्शनल मनी तो एक संदर्भ में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है कि आप चाहे इसमें ले लीजिए, तो ये आपको मान लो फैक्ट्री आपको ऑप्शन देगी, चाहे तो आप चीनी की बोरी उठा लीजिए या फिर आप नगद पेमेंट ले लीजिए। लेकिन है तो ये फैक्ट्री पे डिपेंडेंट, फैक्ट्री की साख पे डिपेंडेंट है। मान लो फैक्ट्री ने जो आपसे वादा किया है वो पूरा नहीं कर पाई, ना तो वो आपको चीनी दे पाई ना आपको पैसे दे पाई, तो उसकी साख खराब हो गई ना। ये आपके पास जो वो मतलब पर्ची है वो किसके आधार पर, किस पे निर्भर कर रही है? फैक्ट्री पर निर्भर कर रही है, उसकी साख पे। जब भी तो उसने काट के दे दी है कि आपका उस पर ट्रस्ट है एक प्रकार, समझ रहे हो। तो ये जो ऑप्शनल मनी है ये किसी न किसी साख पर निर्भर करती है, किसी न किसी की साख पर चलती है। यानी कि आपको कोई चेक काट कर देता है तो जिस बैंक का वो चेक है उस व्यक्ति, मतलब उसके यहाँ खाता है व्यक्ति का, उससे ट्रस्ट है कि हाँ भाई लो मैंने ये तुम्हें चेक काट के दे दिया, तो अब ये किस पर निर्भर हो गया? बैंक पर निर्भर हो गया। अब बैंक की साख पर चला ये, क्योंकि उन्हें किसी ना किसी बैंक का ही तो चेक काट के देगा, तो वो बैंक की साख हो गई एक प्रकार से। मतलब कि जिसका यूज करेगा उस चीज के लिए। एक बार फिर दोबारा इसे समझिए लाइन को कि इस मुद्रा को साख मुद्रा या बैंकिंग मुद्रा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी की साख पर चलती हैं। आप चेक काट कर दोगे, मैं आपसे कहूँगा चेक काट कर दीजिए, तो आप किसी न किसी बैंक का ही तो निकालोगे चेक, क्यों भाई? भाई किसी ना किसी बैंक का निकालोगे या किसी ना किसी संस्था का निकालोगे, तो किसी की साख पर तो है ही ये चेक, या तो बैंक की साख पर होगा या फिर किसी संस्था की साख पर होगा। साख का मतलब ये होता है उसकी मतलब एक प्रकार से छवि, ठीक है नहीं। या आपने जो चेक काटा है वो लिख के दे दिया कि हाँ फला बैंक से आप चेक को भुना लेना, तो उस बैंक की साख पर निर्भर करा, या उसके पास पैसे होंगे। देखो दो संदर्भ से हैं ये, यहाँ जो साख वर्ड है ना, ये आप इसे ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि ये किसी ना किसी की साख पर निर्भर करता है, साख पर चलती है। कि आपने चेक काटा एसबीआई बैंक का, अब ये एसबीआई की साख पर निर्भर करेगा, या उस एक तो साख ये कि उसकी जो स्थिति है, उसकी जो छवि है उस पर निर्भर करेगा। भाई मान लो उसके पास पैसे नहीं है तो आपका चेक नहीं भुनेगा, उसके पास पैसे हैं तो आपका चेक भुन जाएगा, ठीक है। तो अब ये उस पर निर्भर है, उसकी साख पर निर्भर है। मतलब उसकी जो एक प्रकार से छवि कह सकते हैं, पैसे देने की जो क्या बोलेंगे साख सृजन क्षमता है, उस पर निर्भर करेगा ये सारी चीज।
नहीं आया आप लोगों के समझ में अभी भी? हाँ मतलब ये यही यही चीज़ है, ठीक है ना, एक प्रकार से कि आपको जो बैंक, मान लो सपोज करो आपको जो बैंक ऋण दे रही है, तो मैं आपका गारंटर हूँ, तो मेरी साख पर ऋण दे रही है आपको, ठीक है नहीं? कि बैंक को पता है कि हाँ जो है, अगर हमारा ऋण डूबता है तो इस व्यक्ति का हमारे अकाउंट है, इस व्यक्ति का हमारे यहाँ ठीक वो है, तो हमारे पैसे डूबेंगे नहीं। समझ में आ रही बात? तो इस मुद्रा को साख मुद्रा इसलिए कहते हैं और बैंकिंग मुद्रा भी कहते हैं, तो किसी न किसी की साख पर, यानी किसी न किसी को आधार बना के जारी की जाती है, ठीक है नहीं, कोई ना कोई इसका आधार होता है एक प्रकार से। जैसे चेक होता है या बैंक ड्राफ्ट है, अब बैंक जो ड्राफ्ट बनाती है, जिसे आप डीडी बोलते हो, डिपॉजिट डीडी बोलते हैं ना, अब क्या बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, ये डीडी बोलते हैं, फीस जमा करने के लिए बहुत लोग बनवाते हैं इसे। तो अब मान लो आपने बैंक से पैसे जमा करके डीडी बनवा लिया, बैंक ड्राफ्ट बनवा लिया, अब वो जो बैंक ड्राफ्ट है ना, अब वो बैंक पर एक प्रकार की देनदारी है। अगर वो ड्राफ्ट, मान लो मैं तुमसे फीस मांग रहा हूँ कि भाई मुझे फीस दे दीजिए, तो आप कह रहे हो कि सर ऐसा है, हम डिमांड आपको डीडी बना के भेज देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। तो आप गए बैंक में, आपने 5,000 रुपये जमा किए और डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया। अब उस डिमांड ड्राफ्ट को आपने मुझे भेज दिया, तो वो डिमांड ड्राफ्ट, अब चूंकि आप पैसे जमा कर चुके हो उस बैंक को, तो अब वो डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बैंक की देयता है, एक प्रकार से अनिवार्य देयता, ठीक है नहीं? क्यों? क्योंकि चेक तो एक बार को बाउंस हो जाएगा, अगर आपके उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति ने चेक काटा उसके अकाउंट में पैसे नहीं है तो, या बैंक के पास, मतलब उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे नहीं है तब लो चेक बुनेगा नहीं। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, आप पहले पैसे जमा करते हो बैंक में, फिर उससे डीडी बनवाते हो। तो ये अगर मुझे मिला हुआ है तो ये बैंक पे फिर जिम्मेदारी है, वो मुझे पैसा देगी ही देगी, ये पैसा डूबेगा नहीं। चेक का तो एक बार पैसा डूब जाएगा, क्योंकि अगर उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो आप चेक नहीं भुना सकते, लेकिन आप उस व्यक्ति पे फिर केस कर सकते हो चेक बाउंस होने का। समझ में आ रही बात? तो डिमांड, अब ये बैंक पर जिम्मेदारी है कि बैंक को पैसा देना ही देना है। तो ऐसे ये किसी ना किसी की साख पे चलते हैं, ये ऑप्शनल जो मनी होती है, ये जो मुद्रा बाजार है, ठीक है, जो ऑप्शनल मनी जो है, ये किसी ना किसी की साख पे चलती है। जैसे कोई हुंडी जारी करेगा, तो हुंडी कोई पैसा कोई ना होता है, हुंडी तो एक ऋण पत्र होता है। अब जैसे ये 100 रुपये पे लिखा होता है, 100 रुपये पे लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, और नीचे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस करेंसी को आरबीआई, अगर कोई व्यक्ति लेन देन कर रहा है तो एक प्रकार से वो व्यक्ति तो माध्यम है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई के गवर्नर की। बात आ रही समझ में? अगर मान लो कोई व्यक्ति से, जैसे आप दुकान पर जाते हो, आप पैसे दे रहे हो कि लो भाई 100 रुपये रख लीजिए, ठीक है, अब 100 रुपये आपने कह दिया कि रख लीजिए, अब वो दुकानदार कहने लगा कि भैया मैं कैसे विश्वास करूं, ये मतलब असली है। तो आप कहोगे कि देखो इस पर लिखा हुआ वचन, इस पर प्रतिज्ञा लिखी हुई है, केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने इस वो लिख रखा है, इस पर मतलब प्रतिज्ञा ले रखी है कि वो आप 100 रुपये देने का वादा करता है। बोले अगर ये पैसे कहीं भी ना चलें तो आप चुपचाप जाइए किसी बैंक में, वो बैंक वाले इस पैसे को लेंगे ही लेंगे। समझ में आ रही है? इतना देर तुमने समझने में लिया, इतनी देर में तो मेरा जो है गला बोल गया। अब ये चीज क्यों मैं समझा के उल्टा रहा, मैं तो शुरू से ही कह रहा था ये साख के लिए, रेपुटेशन के लिए। और साख का यहाँ ऐसा होता है ना, दो प्रकार का साख का मतलब निकल ले, लेकिन है मतलब वही जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किसी ना किसी के एक प्रकार से बुनियाद पे ये काम मतलब चलती है।
अब देखिए आप भारत में बैंकिंग की संरचना की अगर हम बात करें, अब हम भारत में बैंकिंग प्रणाली पर आ गए। यहाँ हमने मुद्रा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है नहीं, मुद्रा के प्रकार पढ़ लिए। अब हम बैंकिंग संरचना को पढ़ेंगे कि भारत में हम देखते हैं बैंकों में हमारा खाता होता है, बैंक से हम बहुत सारी गतिविधियां करते हैं। तो बैंकिंग प्रणाली भारत में किस प्रकार की है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो भारत में अगर हम बैंकिंग प्रणाली की बात करें तो तीन प्रकार के जो वित्तीय आदान प्रदान होता है, तीन प्रकार के बैंकों से, ठीक है नहीं। एक होता है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक, जिन्हें आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोलते हो, ठीक है नहीं। अनुसूचित का मतलब शेड्यूल, वाणिज्यिक का मतलब कमर्शियल, बैंक का मतलब बैंक हो। तो ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बैंकों को तीन प्रकार से बांटा, मतलब आदान प्रदान के हिसाब से। एक है अनुसूचित सहकारी बैंक, और एक होता है अन्य जो वित्तीय संस्थान है जो पैसे का लेन देन करते हैं वो। भारत में जो वित्तीय संरचना है, बैंकिंग संरचना है, वो इन तीन चार रूपों में फैली हुई है। जो वित्तीय संरचना जो पैसे का लोगों को लेने का लेन देन का काम करती है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वो बैंक होती हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक, जो आरबीआई है, आरबीआई का जो एक कानून है, एक्ट है 1934 का, उसकी जो दूसरी अनुसूची है उसमें शामिल होते हैं। यानी वे बैंक जो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं आरबीआई के जो एक्ट है उसकी दूसरी सूची, ठीक है नहीं। तो उन बैंकों को बोला जाता है वाणिज्यिक बैंक या अनुसूचित। अनुसूचित का मतलब उसकी दूसरी सूची में वो दर्ज है बैंक, ठीक है नहीं। तो इन बैंकों को वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। और जब चूंकि वो उस एक्ट की दूसरी सूची में दर्ज हैं, तो उस एक्ट से संबंधित जो भी प्रावधान हैं वो उन बैंकों पर लागू होते हैं। ये रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कार्य करती हैं। ये जो भी बैंक हैं जो आरबीआई के इस एक्ट में दर्ज हैं, तो आरबीआई के निर्देश पर काम करती हैं। आरबीआई जो भी अपनी मतलब बात कहता है, इन्हें वो जो भी ऑर्डर देता है ये मानते हैं उसकी बात को। और इनकी जो जमा पूंजी, जो इनके पास पूंजी है बैंकों के पास, तो आरबीआई के अनुसार, क्योंकि आरबीआई जोखिम को कम करना चाहता है, तो इन्हें अपनी पूंजी का एक निश्चित अनुपात या निश्चित प्रतिशत इसके रूप में रखना होता है, नगद आरक्षित अनुपात में रखना होता है, तथा कुछ पैसे का प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में रखना पड़ता है। क्यों रखवाता है आरबीआई इनसे ये पैसा? मतलब नगद आरक्षित अनुपात इतना तो नगद के रूप में रखना पड़ेगा, और वैधानिक तरलता अनुपात कुछ पैसा उसके रूप में रखना पड़ेगा। यानी कि सरकार की या तो सिक्योरिटी खरीदनी पड़ेगी या सोना चांदी, ये इस टाइप से। क्यों? क्योंकि आरबीआई ऐसा इसलिए करवाता है कि कभी भी ऐसी अगर विपरीत परिस्थिति आए तो उस पैसे से या उस वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में जो पैसा रखा है उस पैसे से बैंक की गतिविधियों को चालू रखा जा सके। यानी बैंक एक प्रकार से फेल नहीं हो, ठीक है नहीं, बैंक फेल नहीं होनी चाहिए, तो आरबीआई इसलिए ऐसा करवाता। तो समझ में आया आपके अनुसूचित बैंक क्या होती है? क्लियर हुआ यह आपका? उसके बाद आता है एक अनुसूचित सहकारी बैंक। ये क्या होती हैं? अनुसूचित सहकारी बैंक। तो सहकारी जो वर्ड है उसमें क्या होता है, बहुत लोग पहले ये बताओ कहाँ समझ में नहीं आया? तुम्हारे सामने नोटबुक है, ये बताइए समझ में कहाँ नहीं आया तुम्हारे? ये क्या ये समझ में नहीं आया तुम्हारे? अरे जो रिजर्व बैंक का कानून है एक 1934 का, जो भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 है, उसमें जो दूसरी अनुसूची में अपने आप को दर्ज कराता है, ठीक है नहीं, बैंक, उसे बोलते हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अगर वो अपने आप को दूसरी अनुसूची में दर्ज करा रहा है तो फिर उसे आरबीआई के सारे नियम कानून मानने पड़ते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। हाँ, निश्चित मतलब क्या? निश्चित मतलब ये कि जो भी इनके पास पेमेंट होता है, क्योंकि जब बैंकें खुलती हैं ना तो वो कहती हैं कि हमारे पास 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मान लो कोई बैंक खुली, आपको बैंक खोलनी है,
तो आप क्या होगे, बताओगे आरबीआई को, जब एक प्रकार से जैसे स्कूलों के लिए मान्यता लेनी पड़ती है वैसे ही प्रोसीजर है। तो आप बताओगे कि भाई हमारे पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है और हम इससे बैंक शुरू कर रहे हैं। तो आरबीआई ये कहेगा आपसे कि भाई ठीक, तो आप आरबीआई के पास गए कि आप हमें मान्यता दे दीजिए। तो आरबीआई कहता है चलो ठीक है, आपको हम वाणिज्यिक बैंक के रूप में दर्ज कर लेते हैं, आपको अनुसूचित जो अनुसूची है, मतलब सॉरी अधिनियम है 1934 का, उसकी दूसरी अनुसूची में आपको डाल देते हैं। अब आपका नाम वहाँ लिखा गया, वाणिज्यिक बैंक के रूप में आप दर्ज हो, तो आपको बहुत सारी छूट मिलेंगी फिर। क्या? आप बैंक किसी भी नाम से खोल सकते हो। फिर जब आप आरबीआई आपको मान्यता दे देगा तो उसके बाद जो है आपको आरबीआई के अनुसार काम करना पड़ेगा। आरबीआई ने आपसे कहा कि ये 100 करोड़ जो आपके पास हैं उसका 2% आपको किसके रूप में रखना होगा, सीआरआर के रूप में अलग करके रखना होगा। तो 100 करोड़ में का 2% पैसा आप अलग करके रखोगे, आरबीआई के पास जमा रखोगे। अरे ये अभी पढ़ेंगे ना, आगे आएंगे सारी चीज़ें। सीआरआर का मतलब एक पैसे का एक निश्चित अनुपात जो आरबीआई के पास जमा रखना होता है उसे सीआर बोलते हैं, नगद संरक्षित अनुपात। ठीक है, अभी अभी से आगे पढ़ेंगे। आरबीआई के पास एक निश्चित पैसा जो है प्रतिशत जमा करना रखता है, उसी को सीआरआर बोलते हैं। एक फिर आरबीआई इनसे कहता है कि भैया एक तो पैसा आप नगद के रूप में रख लिया आपने, ठीक है नहीं, एक पैसा कुछ परसेंट जो है आप वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में रखो, एसएलआर के रूप में। इसमें कैसे रखोगे आप, कोई भी सोना, सरकार की कोई भी प्रतिभूति है, सरकार का बॉन्ड है, सरकार का ऋण पत्र है, वो खरीद कर अपने पास रखिए। ठीक है नहीं, कि कभी भी अगर कोई परेशानी आई बैंक के साथ तो फिर आप इस नगद का यूज कर लोगे बैंक को चलाने के लिए, और ये सरकार की जो आपने ये खरीदी है ये सरकार को वापसी कर दोगे, फिर सरकार से जो पैसा मिलेगा उसका यूज कर लो। समझ में आया? जैसे मान लो बैंक फेल नहीं होगा, इससे क्या होगा, बैंक फेल नहीं होगा, बैंक जो है वो चलता रहेगा। नहीं तो अगर मान लो सपोज करो बैंक के पास सारा पैसा था और बैंक ने सारा पैसा लुटा दी, मतलब लोगों को दे दिया, अब बैंक के पास कुछ नहीं बचा, तो बैंक तो फेल हो जाएगा ना। हाँ, एक प्रकार से बैकअप कह सकते। तो ये आपके पास हुआ। उसके बाद आता है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक, सहकारी वर्ड जो आता है उस वर्ड का ही मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे होकर बैंक का संचालन, ठीक है नहीं, सहकारी जो वर्ड होता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास सहकारी बैंक को जो हम देखेंगे, गायब हो गया, अनुसूचित सहकारी बैंक। तो ये दो प्रकार, ये राज्य सहकारी बैंकों का संघ होता है, यानी कि राज्य में काम करती हैं ये, और राज्य में भी एक तो गांव के स्तर पर काम करती हैं और शहर के स्तर। उस अनुसूचित सहकारी बैंक, अनुसूचित का मतलब जो दर्ज है सहकारी बैंक के रूप, तो वो राज्य की सहकारी बैंकों का संघ होता है जो ग्रामीण स्तर पर काम करता है। ग्रामीण स्तर पर जो किसान वगैरह हैं उन सबको कृषि से संबंधित या अन्य चीज़ों से संबंधित ऋण उपलब्ध कराता है। जिसे आप कहते हैं ना सोसाइटी से लेकर आए हम, सोसाइटी जो होती हैं, ठीक है नहीं, कि हम सोसाइटी से पैसे लेकर आए हैं, सोसाइटी वाली बैंक से। एक होती है जिले में सहकारी बैंक। तो ये बैंक क्या काम करती हैं, जो ग्रामीण सहकारी बैंक है वो किसानों को ऋण प्रदान करती है उनके कृषि कार्य के लिए या अन्य किसी बिजनेस के लिए, ठीक है नहीं, खासकर कृषि कार्यों के लिए देती है। और शहरों में जो सहकारी बैंक है वो वहाँ लोग जो हैं उन्हें व्यापार करने के लिए, छोटा मोटा रोजगार करने के लिए पैसे उधार देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सहकारी बैंकें होती हैं राज्यों में, राज्य सरकार के अंडर में। अब इसमें क्या होता है, जो ग्रामीण सहकारी बैंक है वो भी दो प्रकार की होती है। एक प्रकार ये, अभी तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हमने आगे पढ़ी भी है इन्हें अच्छे से। अभी तो आपको मैं केवल वो कहते हैं ना कि एक लेक्चर देना, वो चीज़ें बता रहा हूँ, और यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को क्लियर भी कर रहे हैं। एक जो ग्रामीण सहकारी बैंक होती हैं वो अल्पकालीन होती है, यानी कुछ टाइम के लिए उसकी संरचना। एक होती है दीर्घकालीन संरचना, यानी अल्पकालीन संरचना के आधार पर और दीर्घकालीन संरचना के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया ग्रामीण सहकारी बैंकों को। ठीक है,
बैंक या संस्था कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, राज्य सहकारी, इसके अंदर कौन कौन आते हैं जो अल्पकालीन संरचना है, राज्य सहकारी बैंक। जो आपका जिला है, जिला केंद्र, केंद्रीय सहकारी बैंक, जिले पर जो सहकारी बैंक है वो आपकी आ जाएगी। या फिर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं, जो बिल्कुल रूट ले मतलब ग्रास रूट लेवल पर होती हैं, ग्रामीण लेवल पर होती हैं, जो किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था करती हैं। वो प्राथमिक कृषि, जो कृषि ऋण की व्यवस्था करती हैं, वो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां कहलाती हैं। तो जो सहकारी बैंक गांवों में होती हैं तो वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। एक तो आपके पास जिला सहकारी बैंक होती है, ठीक है नहीं, और ये अल्पकालीन संरचना है, ये अल्पकालीन संरचना। एक जिले मतलब राज्य में सहकारी बैंक होती है, एक जिले में, और एक आपके पास जो प्राथमिक कृषि ऋणदाता समितियां होती हैं। एक दीर्घकालीन संरचना के हिसाब से राज्य में भी होती है। क्या? अच्छा, स्क्रीन चली गई। अभी तक नहीं है। आज मैं तो जैकेट पहना हुआ हूँ, ठंडक लग रही है। कल बाल वाल कटवाना, दाढ़ी वाड़ी खिचड़ी आज ही मनाया है। हर साल ऐसी होता है, कल परसों जो है ना पार्टी से हमारा अपना क्या बोलते हैं, अरे पंडित कोई मास्टर पंडित वाली है। सुनिए पंडित की कमाई फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, ऐसा दिन पता पता से क्या रहे जो काम शादी नहीं होता है। दिखाई दिया अभी आप लोगों को? देखो, हम सहकारी बैंकों की बात कर रहे थे कि राज्य, ये जो अनुसूचित सहकारी बैंक होती हैं वो राज्य सहकारी बैंकों का संघ होता है, ठीक है नहीं। राज्य में बहुत सारी सहकारी बैंकें होती हैं, उनका संघ जो है वो अनुसूचित सहकारी बैंकों के अंतर्गत आती हैं। अब राज्य में जो सहकारी बैंकों का संघ है वो भी 2 लेवल पर काम करता है। एक जो ग्रामीण सहकारी ऋण संस्था है, जो गांव के स्तर पर ऋण प्रदान करती है, और एक सहकारी मतलब शहरी सहकारी बैंक हैं जो शहर के स्तर पर ऋण प्रदान करती हैं, ठीक है नहीं। अब गांव के स्तर पर जो सहकारी संस्थाएं होती हैं उन्हें भी संरचना के हिसाब से 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक तो होती है अल्पकालीन संरचना, यानी कि जिसकी जो संरचना की जाती है, जो डेवलप मतलब स्थापित की जाती है, वो अल्पकाल के लिए, ठीक है नहीं। तो उसमें
राज्य सहकारी बैंक भी राज्य स्तर पर भी एक बैंक होती है, जिला स्तर पर भी बैंक होती है, और एक जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं जो केवल कृषि ऋण के लिए काम करती हैं वो होती हैं। तो वो अल्पकालीन संरचना के आधार पर ये तीनों बैंकें डेवलप की जाती हैं। एक होता है दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए, ठीक है नहीं, दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए, यानी कि राज्य सहकारी बैंक को भी एक लंबे समय के लिए आपके पास राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये लंबे समय के लिए आपके पास डेवलप की जाती है, जो नाबार्ड है आपकी, ठीक है नहीं। और एक होता प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक, यानी प्राथमिक स्तर पर जो कृषि है उससे संबंधित ऋण की व्यवस्था करने के लिए या कृषि कार्यों के ऋण देने के लिए ये दीर्घकाल के लिए दो बैंकें गठित की जाती हैं। तो एक तो होता है, देखो संरचना के हिसाब से हमने देखा, एक अल्पकाल के लिए और एक दीर्घकाल के लिए, ठीक है नहीं। अल्पकाल के लिए कौन कौन सी बैंकें हैं, राज्य सहकारी बैंक है, जिला सहकारी बैंक है, और प्राथमिक स्तर पर जो ऋण समितियां होती हैं वो। और लंबे समय के लिए जो बैंक स्थापित की जाती हैं, जैसे राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक है आपकी, ठीक है वो, या फिर प्राथमिक स्तर पर जो सहकारी बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं, वो आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आपको याद रखना कि सहकारी बैंक के दीर्घकाल और अल्पकालीन संरचना के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि गांव के स्तर पर जो सहकारी समितियां और ये सारी चीज़ें काम करती हैं ऋण की व्यवस्था के लिए। आगे अब मैंने आपको काफ़ी कराया है, उसमें सहकारी बैंक के बारे में भी लिखवाया है, अगर आगे आएगा तो। अभी आप केवल इतना समझिए। उसके बाद एक तीसरा अन्य रूप है अखिल भारतीय वित्त संस्थान। अखिल भारतीय का मतलब जो पूरे देश के लेवल पर काम करते हैं वित्त संस्थान, मतलब वो बैंक ऐसी वाणिज्यिक बैंक नहीं होती, लेकिन फिर भी वो क्या काम करते हैं, ऋण की व्यवस्था करते हैं विभिन्न कार्यों के लिए। जैसे उनमें आता है नाबार्ड, इन्हें हम पढ़ेंगे अभी नाबार्ड को। नाबार्ड का क्या काम है, ये खुद ऋण नहीं देता बैंकों को, ये खुद लोगों को ऋण नहीं देती बैंक, ये भी एक प्रकार से बैंक ही है, वित्तीय संस्थान ही है, जो खुद तो ऋण नहीं देता लेकिन ये अन्य बैंकों को ऋण देता है, और फिर वो बैंक जो है कृषि कार्यों के लिए या बिजनेस के लिए लोगों को ऋण देती है, ठीक है ना। बिजनेस भी वो जो प्राथमिकता के क्षेत्र में आता है, कृषि के या उससे समृद्ध क्षेत्र में आता है। समझ में आया ये बात। एक होता है सिडबी। नाबार्ड जो है वो पूरे इंडिया लेवल पर एक ऐसा संस्थान है, वित्त संस्थान, जो कृषि कार्यों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए खुद ऋण नहीं देता लोगों को, बल्कि जो उस एरिया, इसकी फुल फॉर्म अभी आगे पढ़ोगे जब हम बताएंगे, ठीक है नहीं, नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है। और आपके पास क्या फुल फॉर्म है, एक मिनट रुकिए बता देते हैं। नाम फुल फॉर्म तो याद थी, अरे तुम, नेशनल एग्रीकल्चर एक एन अवार्ड है ना, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है नहीं। ये इसकी फुल फॉर्म है कि ग्रामीण विकास के लिए जो आपके पास एक राष्ट्रीय लेवल पर जो कृषि बैंक है, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है नाबार्ड की। तो ये जो ग्रामीण विकास पर को मतलब जो ग्रामीण विकास है या ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि कार्य हैं उनके लिए आपके पास काम करता है, ठीक है नहीं, नाबार्ड। और एक होता है सिडबी। सिडबी जो संस्था होती है ये भी आपके पास बिजनेस को ग्रो करने के लिए, छोटे जो लघु उद्योग हैं उनके लिए ऋण की व्यवस्था कराती है। छोटे जो उद्योग होते हैं, सूक्ष्म और लघु उद्योग, मध्यम लघु उद्योग जो होते हैं। और एक होता है एग्जिम बैंक। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, नाबार्ड को भी पढ़ेंगे आपके पास, और हम सिडबी को भी पढ़ेंगे, और एग्जिम बैंक को भी पढ़ेंगे। एग्जिम बैंक जो होती है वो विदेशों से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं लोग, ठीक है नहीं, तो उन लोगों के लिए जो ऋण की व्यवस्था करती है, विदेशों से जो आयात निर्यात करते हैं कंपनियां या जो भी व्यापारी हैं, उनके लिए जो ऋण की व्यवस्था करती है वो एग्जिम बैंक के थ्रू होती है। तो ये अन्य वित्त संस्थान है जो लोगों को विभिन्न तरीकों से ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है नहीं।
ये कोई लघु मध्यम उद्योग स्टेबलाइज करने के लिए ऋण दे रहा है, कोई कृषि कार्यों के लिए या ग्रामीण विकास के लिए काम कर रहा है, और कोई आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो ये वित्त का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन 3 स्तरों पर पूरे भारत में हो रहा है आज भी। वाणिज्यिक बैंक हैं, कुछ सहकारी समितियां हैं, सहकारी बैंक हैं, और कुछ अखिल भारतीय, ये पूरे भारत में ऋण प्रदान करती हैं ये सारी संस्था। ठीक है, तो ये आपने सीखा। अब उसके बाद हम यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? क्यों भाई, बताइए, सब क्लियर यहाँ तक? अब हम वाणिज्यिक बैंकों को पढ़ेंगे कि वाणिज्यिक बैंक जो हम ऊपर पढ़ा है ये क्या होती है वाणिज्यिक बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक क्या होती हैं, इन्हें कमर्शियल बैंक बोला जाता है। ये वे बैंक होते हैं जो साख सृजन का कार्य करते हैं। साख सृजन का मतलब लोगों को ऋण देने का कार्य है, ठीक है नहीं, अर्थात विभिन्न प्रकार के खाते खोलते हैं, जनता से जमा स्वीकार करते हैं ये, और उसके आधार पर ऋण देते हैं, ठीक है नहीं। तो ये वे बैंक होते हैं जो लोगों का मतलब जमा पैसे करते हैं, उनके खाते खोलते हैं, और जो भी पैसा कलेक्ट होता है उससे फिर ऋण के रूप में लोगों को देते हैं। तो साख, इसी चीज़ को ही कहा जाता है सारा साख सृजन, ठीक है नहीं। तो वे बैंक जो साख सृजन का कार्य करते हैं, आपका जो अकाउंट खुला हुआ होगा इन्हीं बैंकों में खुला हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक है या और अन्य बैंक हैं, ये सब कमर्शियल बैंक है, ठीक है नहीं। कौन सी? हाँ हाँ, सब ये कमर्शियल बैंक ही हैं। उसके बाद आता है दूसरा, भारत द्वारा देश में खोला गया जो पहला बैंक था, ये मैंने नोट के रूप में आपको लिखवाया है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है कि भारत में जो पहला कमर्शियल बैंक खोला गया था वो 1881 में खोला गया था। कौन सा बैंक? अवध कमर्शियल बैंक। और फिर पूर्ण रूप से, ये तो हम अंग्रेजों के उस समय, अंग्रेजों का हम पे शासन था, लेकिन पूर्ण रूप से जो पंजाब नेशनल बैंक को भारत का पहला कमर्शियल बैंक माना जाता है, ठीक है नहीं। सबसे पहले खोला गया था 1881 में, लेकिन पूर्ण रूप से अगर हम माने तो भारत का जो कमर्शियल बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक है, वो 1894 में खोला गया, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक जितने भी होंगे उनकी जो कुल बचत है या कुल पूंजी है उसका कुछ भाग CRR के रूप में, जो मैं ऊपर बताया मैंने आपको, नगद आरक्षित अनुपात, और SLR के रूप में, वैधानिक तरलता अनुपात, इन दोनों रूपों में रखना पड़ता है, ठीक है नहीं। इन दोनों रूपों में कुछ पैसा बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। क्यों वो बैंक रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है इन्हें? क्यों? क्योंकि जोखिम को कम करने के लिए, कि बैंक का ऐसा नहीं है कि बैंक कभी फेल हो जाए, ठीक है नहीं। उसके बाद RBI के पास ये जमा के रूप में रखते हैं। उसके बाद फिर आता है कि अपनी जमाओं का कुछ भाग ये इसके रूप में रखते हैं, नगद या सोना या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में इन्हें अपने पास भी रखना होता है। यानी RBI कहता है कि इतना पैसा तो भैया आप हमारे पास रखो, इन रूपों में कुछ भाग जो है आप अपने पास सोने के रूप में रखो, या फिर नगद के रूप में रखो, या फिर सरकारी जो ऋण पत्र हैं, प्रतिभूतियाँ हैं, उन्हें खरीद के अपने पास रखो, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास वाणिज्यिक बैंकों के बारे में मैंने आपको बताया, ये इनकी विशेषताएं हैं। उसके बाद आता है कॉरपोरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे। सहकारी बैंक क्या होती हैं आपके पास? देखो, ये एग्जाम में मैं आपको केवल सब्जेक्ट से परिचित करा रहा हूँ। बैंक क्या होती हैं, सहकारी बैंक क्या होती हैं, इनके बारे में बता रहा हूँ। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन आता है वो करंट में जो इशू चल रहे होते हैं उन पर आता है। करंट में जो बैंक चर्चा में रही है, सहकारी बैंक चर्चा में रही है, तो सहकारी बैंक पे बन सकता है, और कोई वाणिज्यिक बैंक से संबंधित मामला चर्चा में रहा है तो उन पर बन सकता है, ठीक है नहीं। तो ये मान के चलिए कि इकोनॉमी में और साइंस टेक्नोलॉजी में, इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन करंट से आते हैं, और ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर करंट के रहते हैं, कुछ उसके साथ स्ट्रेटेजिकल पोर्शन भी पूछ लिया जाता है, पुराना जो आपके पास ज्ञान है वही पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि एक सारी चीज़ों से रूबरू करा रहा हूँ आपको, लेकिन जब हम करंट को करेंगे उसमें जो भी बैंक आपकी आएगी वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ठीक है नहीं। समझ में आ रही है करंट से कैसे जोड़ना पड़ता है? तो सहकारी बैंकों की अगर हम बात करें, कॉरपोरेटिव बैंक, तो सहकारी समितियों द्वारा संचालित होती हैं ये बैंक के,
ठीक है नहीं। जो सहकारी समिति है, सहकारी समिति क्या होती है, बहुत सारे लोग आते हैं अपने समान उद्देश्यों के लिए एक साथ, और फिर किसी बैंक की स्थापना करते हैं, ठीक है, और फिर वो बैंक अपना रनिंग करने लगती है। तो सहकारी समितियों के द्वारा संचालित होती हैं बैंक। जिस राज्य में ये स्थापित की जाती हैं वहाँ के राज्य के जो भी नियम हैं, कानून हैं, उनके अनुसार ये संचालित होती हैं। ग्रामीण सहकारी बैंक का काम क्या होता है, पशुपालन के लिए, कृषि के लिए, मत्स्य पालन के लिए, यानी जो कृषि या कृषि से समृद्ध क्षेत्र हैं उनके लिए ऋण की व्यवस्था करना जो काम होता है वो ग्रामीण सहकारी बैंक को काम होता है। और सहकारी बैंक जो है, सहकारी मतलब शहरी सहकारी बैंक जो है, वो शहरी क्षेत्रों में जो रोजगार सृजन के कार्य हैं, छोटे मोटे रोजगार हैं, उनके लिए, लघु उद्योग की स्थापना के लिए, या व्यक्तिगत वित्त के लिए, यानी कि खुद एक पर्सनल लोन लेने के लिए साख का सृजन का कार्य करते हैं ये शहरी सहकारी बैंक। ठीक है नहीं, इनका काम ये होता है शहरों में जो सहकारी बैंक होता है। उसके बाद आता है आपके पास ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होती हैं, जो आरआरबी होती हैं, मतलब रीजनल रूरल बैंक, यानी जो किसी भी कोई भी ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ वहाँ पर ये बैंक डेवलप होती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, आपने देखा होगा प्रथमा बैंक थी, अभी तक ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की थी, लेकिन अब सरकार ने कुछ बैंकों का जो है मर्ज कर दिया है अन्य बैंकों के साथ। तो जो एक ग्रामीण के स्तर पर एक ये क्षेत्रीय बैंक भी काम करती हैं। ये क्या होती हैं आपके पास, इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य भी ये होता है कि जो बैंकिंग सेवाएं हैं उन्हें दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना। क्योंकि ऐसा होता है कि जो मेन वाणिज्यिक बैंक हैं, कुछ गांव ऐसे होते हैं वो सिटी से बहुत हटे हुए होते हैं या रोड से बहुत हटे हुए होते हैं, या जो बड़ी बड़ी बैंक है वो सभी बैंक अपनी शाखाएं नहीं खोलती ग्रामीण क्षेत्रों में, एक मेन सिटी में रहती है या कस्बे में उनकी एक बैंक रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकें नहीं होती। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो है वो गठन किया गया। ठीक है, ये ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाती हैं। और दूर दराज के इलाके, जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके होते हैं, वहाँ पर जो बेचारे कमाए वाले लोग रहते हैं, खासकर किसान लोग, तो सरकार का जो समाज का कमज़ोर वर्ग है उसे ये सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। इनकी जो ब्याज दर रहती हैं वो थोड़ा कम रहती हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये खुलती हैं वहाँ उस क्षेत्र में लोगों की इतनी आमदनी नहीं होती कि वो महंगी दर पर ऋण ले सकें। लोगों को ये मतलब सस्ती ब्याज दर पर ही जो है ऋण उपलब्ध कराती हैं, जिससे लोग अपने बिजनेस को या अपने कोई भी कृषि कार्य है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बचत को बढ़ावा देती हैं, ये लोगों का जब खाता खुलता है तो लोगों के अंदर बचत करने की एक प्रवृत्ति जागृत होती है। यार मेरे बैंक में मैं पैसे डाल जाता हूँ, अगर जो भी मेरे पास बचत है। पहले क्या होता है कि लोगों के पास जो बचत होती थी वो घर में रखते थे, वो खर्च हो जाती थी, या महिलाओं ने बेचारों ने जो बचत की तो उनके जो पुरुष मतलब उनके जो हस्बैंड थे जो दारू पीते थे वो उनके पैसे ले जाते थे निकाल कर घर में से, तो वो उनका खर्च हो जाती थी। लेकिन आज क्या है, जब महिलाओं का भी खाता है, पीएम जनधन योजना के तहत आज सभी महिलाओं को खाता अलग हुआ, और गाँव में भी अब बैंकिंग सेवाएं हैं। ठीक है, तो महिलाएं बेचारी, अब तो पोस्ट पेमेंट बैंक भी खुल चुका है, हर मतलब जो पोस्ट ऑफिस है वो बैंक का काम करता है, तो महिलाओं पर जैसे पैसे इकट्ठा होते हैं वो वहाँ जमा कर जाती हैं, वहाँ उनका अकाउंट होता है। तो इससे क्या हुआ, लोगों को बचत करने के लिए बढ़ावा मिला, और फिर लोगों ने जब वहाँ से ऋण प्राप्त किया तो उत्पादक जो गतिविधि हैं उसमें भी लोगों ने को सहयोग मिला, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पादन की गतिविधियों में शामिल भी होते हैं। ठीक है नहीं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ये आपको थोड़ा याद रखना है, केंद्र सरकार की भी हिस्सेदारी होती है और राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होती है, और तीसरे नंबर पर बैंक होता है जो प्रवर्तक बैंक है। ठीक है ना, जो बैंक खुल रहा है उसकी हिस्सेदारी होती है। किस रूप में होती है, 50% पैसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लगे हुए होते हैं, 15% राज्य के, और 35% जो है उस प्रवर्तक बैंक, जो बैंक खुल रहा है उसके पैसे होते हैं। ठीक है नहीं, इस अनुपात में निवेश होता है, और फिर ये ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोलते हैं। किस आपके पास समिति की सिफारिश पर इन बैंकों को खोला गया, तो एक केलकर समिति है, केलकर समिति की सिफारिश पर इन बैंकों को खोला गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, केलकर समिति की सिफारिश पर
इन बैंकों को खोला गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपका? अरे एक गठन किया गया समूह का, उसका जो अध्यक्ष बना गया वो केलकर नाम था, उसका नाम के पीछे केलकर लगा हुआ होगा तो उसे केलकर समिति बोलते हैं। हमारी बात समझ में, मैं जैसा अनीत क्या नाम है तुम्हारा, अनीस किट्टी बादशाह करके समिति 4 लोगों का समूह बना दो तुम्हारे अंडर में, तो वो क्या हो जाएगा, किट्टी बादशाह समिति हो जाएगी। हमारी बात समझ में? उसके बाद आता है विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक। ये आप यहाँ तक कीजिए, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे विकास बैंक। ठीक है, नहीं विकास बैंक है या अन्य जो और है तो हम उसे आगे लेक्चर में कम करेंगे। यहाँ तक कीजिए आप लोग, ठीक है। इतने आप लोग रिवीजन कर लीजिए। जिन बाबुओं के पास 1 घंटा काटने का समय नहीं है, मतलब वो नहीं है, 1 घंटा बोरिंग लगता है काटना, तो वो रिवीजन का कार्य कर लें। ठीक है।